नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। महामैराथन क्लास आपको अभी से कुछ समय बाद मिलने वाली है। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको ग्रामर से संबंधित सारे क्वेश्चन और आपके चैप्टर से संबंधित सभी क्वेश्चनों को पूरा हल करवा जाएगा। तो तैयार हो जाइए हिंदी का पूरा रिवीजन करने के लिए। महामैराथन क्लास 9 बजे हिंदी का जो आपका पेपर है 1 मार्च का, उसके लिए जुड़ना ना भूलें महामैराथन क्लास में। चलिए देखते हैं हम इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक पेपर को जिसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद आप महामैराथन क्लास में भी ज़रूर जुड़िएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आपको सूचना देने के लिए खास मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन सुबह सुबह मैं आपका रिवीजन भी करवा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन क्रमांक पहले से स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन है, काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को बांटा गया है। तो काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है? जल्दी से जवाब दीजिए। रीतिकाल को बांटा गया है 3 भागों में। जो हमारे टॉपर के लिस्ट में स्टूडेंट आते हैं, जो डेली क्वेश्चन हम उनसे पूछते हैं, वो जवाब देते हैं, तो आप लाइव क्लास में इसके आंसर बता सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हम क्वेश्चन करते हैं तो आप आंसर बता सकते हैं। और जो हमारे दोस्त बिल्कुल वर्ष जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है ना, अगर आप डेली क्लास को देख रहे हैं और इन प्रश्नों को याद कर रहे हैं ना, तो आपका 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा स्टूडेंट्स। बस डेली क्लास में जुड़ना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सूर के पदों में तेल की गागरी कहा गया है। सूर के पदों में तेल की गागरी कहा गया है। तो सूर के पदों में तेल की गागरी कहा गया है उद्धव को। किसको कहा गया है? उद्धव को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। देखिए, चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर जो दोहा है साथियों, वो अगला क्वेश्चन यदि आप देखेंगे स्क्रीन पर, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। तो चरणों में देखिए, चरण मतलब होता है जैसे कि लाइनें होती है ना, लाइनें, उनको क्या कहा जाता है? चरण कहा जाता है। तो चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर जो दोहा होता है वो कैसा छंद है? तो ये जो छंद है वो है अर्धसममात्रिक छंद। ठीक है, अर्धसममात्रिक छंद इसको कहा जाता है। गलत मत कर दीजिएगा, यहाँ पर देखिए बहुत सारे कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन है। ठीक है, तो अर्धसममात्रिक छंद कहलाता है। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव, भैया नेताजी का चश्मा, नेताजी के लगाते थे चश्मा। नेताजी चश्मा लगाते थे, क्यों लगाते थे? क्योंकि वो गलत, देश में जो गलत हो रहा है वो नहीं देख पाते थे। ठीक है, मतलब मैं सिर्फ आपको ट्रिक से बताने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। नेताजी देश में कुछ गलत होता था तो वो चश्मा लगा लेते थे। देश उनके मन में क्या था? देशभक्ति की भावना। उनके मन में क्या था? देशभक्ति की भावना, देश प्रेम की भावना का होना। इस कारण से नेताजी क्या लगाते थे? चश्मा। अब नहीं भूलोगे। अगला क्वेश्चन, वे धीरे धीरे रोने लगा, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। देखिए, क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स मेरी बात को सुन रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, बताइए मुझे, वे धीरे धीरे रोने लगा, क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है और क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं, ये बताना है। ठीक है, तो चलिए ये तो मैं बता देता हूँ। ये है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब मुझे बताइए, अब मुझे ये बताना है आपको, क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो स्टूडेंट अच्छे समझदार होंगे वो तो समझ गए होंगे कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं आपकी आंखों के सामने ही भेद लिखे हैं कितने होते हैं। ठीक है, जितने भी भेद होते हैं वो लिखे हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे बहुत सारे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे। भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे। क्या बनाते थे साथियों? मान लो आप भी एक छोटे बच्चे हैं और आपके छोटे दोस्त भी बिल्कुल आपके जैसे हैं, बराबर वाले, तो आप किसी भी कोने को क्या बनाते थे? नाटक घर। आप नाटक खेलने लगते थे। ठीक है, तो नाटक घर बना देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान के रूप में देखेंगे। क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर लाइव क्लास में आप डेली जुड़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा मार्क्स आप लोगों के ही आना चाहिए। जिस प्रकार बगलों में हंस अलग दिखाई देता है, उसी प्रकार सभी विद्यार्थियों में
इस चैनल पर पढ़ने वाला विद्यार्थी सबसे अलग नज़र आना चाहिए। सबसे पहले पेपर आपका होना चाहिए, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको याद होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर क्या है इसमें? परशुराम अपना गुरु किसको मानते थे? कौन से भगवान को मानते थे? तो परशुराम अपना गुरु भगवान को मानते थे, वो मानते थे शिव भगवान को। ठीक है, परशुराम, परशु के राम राम नहीं होते हैं। परशु के राम जो है वो कौन है? शिव है। परशु के जो राम है कौन? शिव परशुराम को मानते थे, है ना, मतलब परशुराम शिव को मानते थे। इस प्रकार से आप याद रखना। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं। तो आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टा को क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं। विस्तृत का मतलब होता है बड़ा कलेवर वाले काव्य को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों, अगर ऑप्शन में महाकाव्य नहीं होता तो अपन प्रबंध काव्य लिख देते। क्या लिख देते? प्रबंध काव्य। लेकिन ऑप्शन में अगर महाकाव्य प्रबंध काव्य नहीं, महाकाव्य में ऑप्शन दे रखा है तो महाकाव्य लिखेंगे, खंडकाव्य नहीं लगाएंगे, क्योंकि महाकाव्य और खंडकाव्य प्रबंध काव्य के भेद होते हैं। ठीक है, तो महाकाव्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ तक चलती थी। तो बाल गोविंद भगत की जो प्रभातियाँ हैं वो कहाँ तक चलती थी? तो चलती थी फागुन मास तक। फागुन प्रभा फागुन। देखिए यहाँ पर आया प्रा और यहाँ आया फा, प्रभा, है ना, ऐसा याद रख लेना, प्रभा फागुन। अगला क्वेश्चन, वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, वो कौन सा वाक्य कहलाता है? तो ये वाक्य कहलाता है विधानवाचक वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ की तरह चमक रहे थे। तो कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ की तरह चमक रहे थे। किसकी तरह चमक रहे थे? तो ये चमक रहे थे चांदी की तरह। पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। देखिए, मैंने अभी तक शुरू में आपसे मैंने बोला था चैनल को सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का, वीडियो को लाइक करने का, लेकिन अभी तक नहीं बोल रहा है, क्योंकि बीच में नहीं बोलूँगा दोस्तों। जो भी दोस्त हमारे जुड़ते जा रहे हैं, आप अपनी इच्छा से करते जाइए, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, और आगे भी वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीच में बोलने की आदत नहीं है दोस्तों। पढ़ाने में डिस्टर्ब होता है, दिक्कत आती है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दो। उत्साह कविता जो है ये क्या है? एक आह्वान गीत है। ध्यान रखिएगा, आह्वान गीत, आह्वान का मतलब होता है बुलावा, एक बुलाने का, एक वीरों को पुकारने का गीत है। मानवीय क्रियाओं का आरोप कौन सा अलंकार कहलाता है? मानवीकरण अलंकार कहलाता है। रिपोर्ताज की भाषा जो है वो है फ्रेंच। कौन सी भाषा है? फ्रेंच भाषा है। अगला क्वेश्चन है सफ़ेद पोष जो होता है साथियों, यह कहलाता है आपका भद्र व्यक्ति। ठीक है, भद्र व्यक्ति को आपको इससे मिलाना है। अगला है, जो कम बोलता है वो मितभाषी कहलाता है। अज्ञे जो है वो तार सप्तक के कवि है। ठीक है, ये हो चुका है आपका पूरा जोड़ी वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे स्क्रीन पर, तो क्या है? फसल कविता हमें किसके करीब लेकर जाती है? तो फसल कविता हमें किसके करीब लेकर जाती है? फसल कविता हमें कृषि के समीप लेकर जाती है, करीब लेकर जाती है। किसके? कृषि के, और व किसान के, कृषि व किसान के करीब लेकर जाती है ना, इतना आप लिख सकते हैं। तो जो हमारी फसल कविता है ये हमें किसान व कृषि से संबंधित जानकारी के करीब लेकर जाती है। विवाह के 2 भेद लिखना है। देखिए, विवाह 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उद्दीपन और एक होता है आलम्बन। कौन कौन से? एक तो उद्दीपन और एक होता है आलम्बन। ठीक है, हमने रस में जो पढ़ा रखा है उसमें आपको बताया है। अगला क्वेश्चन, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो याद रखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगर आ गया तो आप गलत कर दोगे, तो आज के बाद इसको आप भूल मत जाना। शास्त्रों में काशी, भैया काशी तो आनन कानन क्या कहलाती है? आनन कानन की नगरी कहलाती है। कौन? काशी। अगला, किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय का होता है?
किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय का होता है? तो ये होता है, भैया नाम से स्पष्ट है, अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास लिख लीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है अपना हाथ जगन्नाथ, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ होता है अपने काम को स्वयं अपने हाथों से करना चाहिए। अपना काम स्वयं अपने हाथों से करना चाहिए। अपना काम स्वयं अपने हाथों से करना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सानकर खिलाते थे? तो भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सानकर खिलाते थे? तो इसमें आप लिख देंगे भात। क्या लिख देंगे? भात आप लिख देना। अगला क्वेश्चन सत्यापत्ति में देखेंगे। गलत किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए साथियों। बहुत ही मेहनत करके वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जाता है, तो लाइव क्लास में जुड़ने वाले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है आप एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जल्दी से शेयर कर दें एक बार। क्वेश्चन क्रमांक 5वां, मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है। देखिए मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है, तो बिल्कुल सत्य, इसमें लगाओगे आप सत्य। दोहा और चौपाई वर्णिक छंद है, तो इसमें लगाओगे असत्य, क्योंकि दोहा और जो चौपाई है वो आपका मात्रिक छंद है ना। तो पहला वाला सत्य, दूसरा वाला क्या हो जाएगा? असत्य। जहाँ पर मैं राइट लगा रहा हूँ वहाँ पर क्या लिखेंगे आप? सत्य। जहाँ पर मैं कट का निशान लगा रहा हूँ वहाँ पर आप लिखोगे असत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। जी बिल्कुल, ठीक है, सत्य। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है जिसको हम बांट नहीं सकते। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, बिल्कुल सत्य। रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है, असत्य है भैया, क्योंकि यहाँ पर रंगीन पताकाएं तो किसी शुभ काम के लिए प्रतीक थी। श्वेत पताकाएं शांति और अहिंसा की प्रतीक थी, है ना। अगला क्वेश्चन, पढ़कर ही लेखक आभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है। तो पढ़कर ही नहीं, लिखकर। यहाँ पर क्या दे दिया है? पढ़कर, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। इस सेंटेंस को करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही लोगों को, बहुत सारे गलत कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा गलत नहीं करना है। अगला देखिएगा, अब क्वेश्चन यहाँ पर वो दमदार क्वेश्चन है जो आपकी बैंड बजाने वाले हैं, तो आप डरना नहीं है, आप लोगों को उल्टा इन क्वेश्चनों की बैंड बजाना है। टेंशन ना लेना, जब हम हैं तो क्या गम है प्यारे, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक 1, ठीक है। तो यहाँ पर रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? रीतिकालीन किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पर रीतिकाल को श्रृंगार काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में जितनी भी रचनाएं हुई है वो श्रृंगार से संबंधित रचनाओं को इन कवियों ने महत्व दिया है। एक रीतिकालीन कवि का नाम है बिहारी, लिख लीजिएगा, ठीक है। या केशवदास लिख सकते हैं, घनानंद लिख सकते हैं, बोधा लिख सकते हैं, ठाकुर लिख सकते हैं, ये सब रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है। नई कविता की विशेषता, तो नई कविता की विशेषता यदि आपको देखना है तो इसमें कुछ नई बिंबों का प्रयोग किया गया है, नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इन बातों का मुक्तक छंदों का प्रयोग किया गया है। तुलसीदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं, तो तुलसीदास जी की अगर विशेषता लिखेंगे, 2 रचनाएं लिख दो, रामचरितमानस, कवितावली लिख दी। कला पक्ष, इन्होंने अपने काव्य में मुहावरों का प्रयोग किया है, ठीक है। और इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किया है, और इन्होंने राम से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन मैं आपको अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं प्रोवाइड आपको करवा दूंगा, मैंने डाल रखा है। उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 8वां 9वां आप देख सकते हैं, इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपको चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और देखिए खंड काव्य की 2 विशेषता मैं बता देता हूँ। खंड काव्य का आकार छोटा होता है और खंड काव्य में एक ही रस का समावेश होता है। बस हो गई 2 विशेषता, और क्या है, ठीक है। यहाँ पर स्थायी भाव व संचारी भाव, स्थायी भावों की संख्या 10 होती है, संचारी भावों की संख्या 33 होती है। स्थायी भाव हमेशा स्थायी रहते हैं, संचारी भाव आते जाते रहते हैं, ये अंतर हो गया, ठीक है। चौपाई छंद अगर आप देखेंगे
तो चौपाई छंद में क्या है, मंगल भवन अमंगलहारी द्रौस दशरथ अजर बिहारी, ये तो उदाहरण हो गया। और चौपाई छंद एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है, हो गया। और क्या, अतिशयोक्ति अलंकार देख सकते हैं आप, जहाँ पर किसी बात को बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर कहा जाता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर बाग। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। कहानी और उपन्यास में अंतर, तो ये देख सकते हो कहानी और उपन्यास में अंतर। सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको याद होंगे दोस्तों, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बार इस पेपर पर नज़र डालिए और इनमें से आपको जो क्वेश्चन चाहिए मुझे कमेंट करके बताइएगा। जैसे कि दो भाषा बोलने वाले को क्या कहा जाता है, तो कुछ नहीं, आगे लिखो द्वि और पीछे लगाओ भाषी, द्विभाषी कहते हैं उसे। ठीक है, हो गया। और जिसका वर्णन ना किया जाए उसे क्या कहते हैं, अवर्णीय। क्या कहते हैं उसको, अवर्णीय। ठीक है, जिसका वर्णन नहीं कर सकते। ओके, अगला अगर इनको भी देखेंगे तो आपको इनको भी खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना, ये लो कड़ी मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना, हो गया। गागर में सागर भरना, इसका मतलब होता है थोड़े में अधिक कहना, थोड़े में अधिक कहना। ठीक है, सब क्वेश्चन आपको याद होंगे यार, वो टेंशन नहीं लेना है। और क्वेश्चन नंबर, ये संदर्भ प्रसंग देख सकते हैं आप, उदो तुम हो अति बड़भागी, पार्ट 1 से लिया गया है, रचिता सूरदास जी हैं। ये हमारा दूसरा वाला जो है जयशंकर वाले पार्ट से लिया गया है, पार्ट का नाम आत्मकथ्य है। और क्वेश्चन नंबर 19, इसमें ये हमारे बाल गोविंद भगत से लिया गया है, राम वृक्ष बेनीपुरी इसके रचिता हैं। और ये हमारे नौबत खाने में इबादत से लिया गया है। ठीक है, आगे देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20, और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 21 ये क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको इसका टाइटल ढूंढना, गद्यांश पद्यांश को हल करना सिखा दूंगा, क्योंकि मैंने इसके लिए ज़बरदस्त एक वीडियो ट्रिक वाला बना रखा है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता है ना, तो और बहुत सारे को नहीं आता है, तो उसके लिए मैंने वीडियो पहले से ही बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 22 में अपने वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर करवाने हेतु नगर पालिका अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखना है। इसके लिए मैंने वीडियो अलग से बना रखा है। आप मुझे अगर कमेंट करेंगे ना क्वेश्चन नंबर हमें 22 का उत्तर चाहिए, तो मैं आपको तुरंत सेंड कर दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से जो भी निबंध आपको लिखना है मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो मेरे स्टूडेंट्स कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को, जितने भी हैं अभी लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। और जाते जाते प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार शेयर ज़रूर करिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, स्टेटस पर, अपने दोस्तों को, कोचिंग वालों को, स्कूल वालों को, सभी को शेयर करना है। जहाँ भी पहुँचे ये वीडियो सबसे पहले पहुँचना चाहिए। तो ऑल स्टूडेंट शेयर कर दीजिएगा। अगली क्लास आप लोगों को फिर हम प्रोवाइड करवाएंगे हिंदी की। बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, इंतज़ार कीजिएगा अगली क्लास के आने का। धन्यवाद।